गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस से बात नेपाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ क्वेश्चन देखा और उसका रिवीजन किया। आज हम लोग उसी के आगे बढ़ेंगे। हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे और इसके बाद एक कंस्ट्रक्शन इसका रिवीजन और करेंगे, ठीक है। और उम्मीद करूंगा जब तक मैं ये पढ़ा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ, आप सब लोगों ने संजीव की टेस्ट वर्क खरीदी होगी, तो फिर हम लोग मॉडल्स पेपर सॉल्व करेंगे सारे, ठीक है ना। और मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलिएगा। और मॉडल पेपर आप पहले एक दिन करके रखेंगे और अगले दिन मैं सॉल्व यहाँ पे कराऊंगा, आप अपने सॉल्यूशंस मैच करिएगा, ठीक है। और फिर उसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा अगर एडिशनल होगा बताने लायक तो बताऊंगा, ठीक है ना। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसलिए रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में चीजें बहुत स्पेसिफाइड मतलब फिक्स है कि जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इस टाइप का ही बनेगा, ठीक है। तो किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसको समझ लीजिए और क्या होता है कंडीशन। तो देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ लो। सबसे पहले तो बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, पहली चीज ये पता होनी चाहिए, है ना। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करता है, मतलब कहने का मतलब लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है ये पता होना चाहिए। अब जब आपको ये दोनों चीज पता है तो आपको तीसरी चीज ये पता होना चाहिए कि इस रिप्रेजेंटेशन में अगर कोई कंडीशंस हैं तो वो कौन सी कंडीशन किस चीज को डिनोट करती है। तो मतलब कुछ कंडीशंस हैं, हम लोग एक एक करके सब चीज को देखेंगे, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये देखेंगे पहले, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये देखेंगे, और फिर उसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि ये कंडीशन जो है ना ये बहुत मेन है, इसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब वो कंडीशन क्या है कैसे है सारी डिटेल में एक एक करके बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो पहली चीज, हमेशा जो भी आप चैप्टर किसी को पढ़ लो, किसी चैप्टर को आप पढ़ लो तो उसके लास्ट में उसकी समरी दी होती है ना। हमेशा उस समरी के थ्रू हमेशा कोशिश करिए, जब आपके पास समय, जब आप चैप्टर पढ़ चुके होगे, आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी, तो वो समरी ही आपकी मदद करेगा उस चैप्टर को रिविजन करने, ठीक है ना। समरी आपको आइडिया देता है कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो मैं भी समरी पे ही आ रहा हूँ, ठीक है ना। आपकी बुक पे जो समरी है इसी पे आ रहा हूँ। तो समरी में से कुछ एलिमेंट्स हैं उनको बता रहा हूँ पहले, है ना। और फिर जहां पर जो चीज इंपॉर्टेंट होगी, बुक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगी, उसको मार्क लगाऊंगा, वो सारी चीजें ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो जो लीनियर इक्वेशन, देखो लीनियर इक्वेशन हमारा जो चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, टू वेरिएबल्स। क्या है ये? टू वेरिएबल। देखो एक लीनियर इक्वेशन होता क्या है, लीनियर इक्वेशन हमेशा अगर अभी आपका पिछला पढ़ा होगा तो आपने देखा कि x + b टाइप का जो इक्वेशन होता था वो लीनियर इक्वेशन होता था। लेकिन इसमें वेरिएबल कितना है? a, x। क्या दूसरा वेरिएबल इसमें नहीं है? देखा जाए तो नहीं है, क्योंकि आप x की कोई भी इनपुट, कोई भी वैल्यू आप x की अपने चॉइस से डाल सकते हो। बट ध्यान रखना, जैसे जैसे x की वैल्यू डालोगे आपको कॉरस्पॉन्डिंगली कोई ना कोई इसका आंसर आएगा, वो आंसर ही आपका y की वैल्यू कहलाता है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, बट इसका जो आप एक और पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये टू वेरिएबल भी, क्योंकि इसको अगर हम ऐसे लिख देते हैं क्योंकि इसका जो आंसर आएगा उसको y मान लेंगे, तो ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गया, x और y। बट यहाँ पर इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या? जब x की वैल्यू डालोगे तब y की वैल्यू आएगी, यही बात है। आप आजाद हो x की वैल्यू डालने के लिए और y की आएगी, लेकिन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है वो ऐसा नहीं होता कि आप x की डालो तो y आए। यहां पर इक्वेशन में दोनों चीजें प्रेजेंट होती है। ये पहला इक्वेशन ये होता है और दूसरा इक्वेशन a1x1 b1 a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। ये दोनों चीज जो इक्वेशन आते हैं इन्हीं को हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बोलते हैं। अब देखो होता क्या है, ये जो इक्वेशन है इसी से बना है। इस y को इधर कर दोगे, इस y को इधर कर दोगे तो ax - y + b = 0 बन जाएगा। इस b को तो आप c1 बोल दो
और जो y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, उसको b1 बोल दो और ये a को a1 बोल दो, तो ये इक्वेशन ऐसा बन जाता है, ठीक है ना। तो कोई ऐसी नई चीज नहीं है जो आप पहले से पढ़े हुए ही। लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का देखो, एक लीनियर इक्वेशन में जो वर्ड आ रहा है ना LINE, लाइन, इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। यानी कि लीनियर इक्वेशन हमेशा किसी लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा एक लाइन को। अब एक लाइन आपने बना दी, ये रही, ठीक है, ये बना दी। मान लो इसका फिगर ऐसा कुछ आ रहा है, ये, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा वाला भी बनाओगे तो इसका भी कोई सिचुएशन होगा, ठीक है ना। तो ये भी एक लाइन को डिनोट करेगा। मान लो दूसरी लाइन ये है, ठीक है ना। तो ये रही हमारी ये लाइन और ये रही हमारी ये वाली लाइन, ठीक है ना। ये रही दोनों लाइन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या डिनोट करता है, पेयर ऑफ लाइंस को। लीनियर इक्वेशन क्या डिनोट करता है, सिंगल लाइन को। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या डिनोट करेगा, पेयर ऑफ लाइंस को, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना। अब पेयर ऑफ लाइंस किसी प्लेन पर किस ढंग से जा सकती है, आप देखो, आपके पास एक फील्ड है, आपको उसमें दो लाइन बनानी है, मतलब दो रोज को खड़ा करना है या दो कॉलम्स को खड़ा करना है। तो आप कितने तरीके से कर सकते हो, दोनों को पैरेलल कर सकते हो, दोनों को इंटरसेक्ट करा सकते हो, है ना, और दोनों को पैरेलल, दोनों को इंटरसेक्ट और दोनों को ओवरलैप करा सकते हो, ठीक है ना। ये तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ठीक है ना। तो वही होती है तीन अलग अलग कंडीशन, ठीक है ना। तो ध्यान देना। अब इसमें जब हमारा टू पेयर ऑफ, तो देखो इसी को बोलते हैं टू लीनियर इक्वेशन ऑफ सेम टू वेरिएबल आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज दिस एंड वेयर दिस इज एंड सच अ नंबर दैट। और ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 में कुछ खास होता है, वो ये कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन भी याद रखना कि जब दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ लाइन दिया रहता है तो उसके साथ ये कंडीशन फॉलो होती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, एमसीक्यू में पूछ सकता है आपको ये क्वेश्चन। दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देते, बोलते which of the following condition is necessary for satisfying this pair of linear equation into variable। तो आप ये वाला सॉल्यूशन को टिक कर देंगे, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, छोटी सी, ठीक है। आगे बढ़िए। अब देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तुमको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। सर एक्स और वाई की वो वैल्यू जिस पे वो इक्वल के दूसरी तरफ जो वैल्यू उससे सेटिस्फाई कर जाए। पेयर ऑफ एक लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना यानी कि ऐसे एक्स और वाई का पेयर पता करना जिसको उसमें डालें तो आंसर 0 आ जाए। जैसे कि आप लोग सब लोग पेज नंबर पूछ के अपने, अगर आपने बुक ओपन कर रखी है तो ठीक है, नहीं ओपन कर रखी तो कर लीजिए, और बुक में पेज नंबर इधर आ जाइए, पेज नंबर 40 पर। पर क्या लिखा है, solution xy of a linear equation in two variable corresponds to a point in a linear equation in a and vice versa। यानी कि अगर हमारा कोई एक लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया है, ये होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखने का तरीका। अगर हमारा ax + by + c टाइप का कोई लीनियर इक्वेशन दिया है जो कि टू वेरिएबल्स में है, तो ऐसा xy का पेयर जिसको इसमें डालें तो आंसर 0 आ जाए, तो हम इस xy को बोलेंगे इसका सॉल्यूशन। साथ ही साथ ये xy हमारा किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट। समझ रहे बात ये, क्यों रिप्रेजेंट करेगा, xy कोऑर्डिनेट होगा xy प्लेन में और वो एक पॉइंट को डिनोट करेगा, ठीक है ना। अब ये xy को उसमें रखेंगे तो ये सेटिस्फाई यहाँ पर हो जाएगा। और अगर हम ऐसा x कोई, अगर हमारा xy कोऑर्डिनेट है जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। और लेकिन प्लेन पर आ रहा हर एक पॉइंट के लिए कोई ना कोई लीनियर इक्वेशन जरूर होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। यानी कि कोई प्लेन है जिसमें अगर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट से पास होती है कई सारी लाइंस हैं, तो वो सारी लाइंस की इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। यही चीज लिखा है टॉप में, ठीक है ना। तो इसमें नेक्स्ट चीज देखिए कि अभी मैंने बताया कि जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं
पहला इक्वेशन ये a1x plus b1y plus c1 equal to 0 एंड दूसरा a2x plus b2y plus c2 equal to 0। अब अगर आपके पास ये दो लीनियर इक्वेशन है तो देखो इनको, अब ये देखो मैंने क्या क्या बताया, तीन कंडीशंस फॉलो कर सकती हैं। पहला क्या हो, दोनों पैरेलल, दूसरा इंटरसेक्ट, तीसरा क्या हो हमारा ओवरलैप, मतलब क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट। अब एक बात चलो, कोई आपको दे दे, कोई आपको दो इक्वेशन ऑफ लाइन दे दे, आपको पूछे ये इन तीनों में कौन सा है, तो इसको सॉल्व करने का दो मेथड है। कौन सा है वो दो मेथड? पहला, इसका डायग्राम बना के देख लो, जैसा डायग्राम बनेगा आप तुरंत जज कर दोगे। अगर डायग्राम इसका बनाओगे है ना, तो जो डायग्राम होगा वो ग्राफिकल मेथड कहलाएगा ना, ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना, इसीलिए पहला मेथड होता है सॉल्व करने का, वो होता है ग्राफिकल मेथड। और दूसरा क्या होता है? अलजेब्रिक मेथड, उसको यहां अलजेब्रिक मेथड। अभी बता रहा हूं। अब देखो बहुत आसान है, जब आपको दो इक्वेशन ऑफ अ लाइन दे दिया तो इनको आपको बताना है कि ये पैरेलल है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं या कोइंसिडेंट है। कैसे पता करोगे? इनको सॉल्व करने का, पता करने का दो तरीका है। हो सकता है आपसे एग्जाम में दोनों पूछ ले, हो सकता है कोई एक पूछे, ठीक है? तो पहले एक एक करके डिस्कस कर लेते क्या है। पहले ग्राफिकल मेथड देख लेते क्या है, बहुत सबसे आसान तरीका यही है। हालांकि जब आपसे अलजेब्रिक मेथड के बारे में पूछेगा तो आप अलजेब्रिक ही करोगे, ठीक है ना? जब आपसे अलजेब्रिक पूछेगा तो आप अलजेब्रिक ही करोगे, लेकिन अगर आपको ग्राफिकल बोला तो ग्राफिकल से करोगे, अगर दोनों बोला तो दोनों करके दिखाओगे, ठीक है ना? तो बस मेथड सीख लो सारे, फिर इसके बारे में बहुत कुछ डीप में जानने को है, वो हम लोग अगली क्लास में जरूर जानेंगे। तो देखो पैरेलल, इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंट, इन दोनों को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? तो एक सॉल्यूशन में करके भी दिखाऊं समाधान, ठीक है ना? तो देखो जैसे कि अगर आप एग्जांपल नंबर 1 देख रहे होगे बुक में, उसमें क्या दिया है? x - 2y + 4y = 20, x - 2y = 0 and 3x + 4y = 20, 3x + 4y = 20, ठीक है ना? ये दो इक्वेशन दिख रहा है। अब ये दोनों इक्वेशन पैरेलल हैं, इंटरसेक्ट है या कोइंसिडेंट है, कैसे पता करेंगे? क्या करो, हम लोग ग्राफ प्लॉट करने आता है ना, सबको आता है, बहुत आसान। पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, फिर इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना? तो हमारा ये रहा ग्राफ, ठीक है? अब देखो इसके लिए टेबल तैयार करेंगे छोटा सा, x की वैल्यू डालेंगे और y की पाते जाएंगे, और ऐसा 3 केयर निकालोगे, समझ गए ना? कितना? 3, 2 नहीं 3, तभी हमारा वो एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी, हमें गलती हो रही है या नहीं हो रही इसको चेक करना नहीं पड़ेगा। 3 निकालेंगे तो 2 निकालोगे तो हो सकता है ये वाला गलत आ गया तो आप गलत ग्राफ बना दोगे, लेकिन 3 अगर होंगे तो तीनों एक ही लाइन पर आएंगे, इसलिए 3 बना रहे। तो x की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा? y की वैल्यू 0 आएगी। देख लो, अंदाजा लगाओ, x की वैल्यू 0, -2y = 0, -2 को उधर भेजोगे तो y = 0। अब अगर y की वैल्यू 0 लोगे तो ये तो लेने का फायदा नहीं है, और x की वैल्यू मान लो ले लें हम लोग 2, x की वैल्यू ले लें 2, x की वैल्यू ले लें 2, तो 2 उधर जाएगा -2, -2 उसके नीचे आएगा, -2 से -2 कैंसिल 1, y की वैल्यू 1। अब x की वैल्यू ले लो आप 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। हो गया ना? 3 नंबर आ गए। अब देखो 0 0 यहां पर होगा, 2 1 कहां पर होगा? ये रहा 1, ये रहा 2 स्टेप एंड y पर 1, यानी कि यहां पर। और तीसरा पॉइंट देखो, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 2, देखो यहां है। देखो ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर आ रहे हैं नहीं आ रहे? तो ये हमारा जो बना ये सही है। मान लो आप यहां पर एक वैल्यू नहीं निकालते तो ये 2 पॉइंट्स आते हैं,
मान लो इसमें कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाती तो ये 2 2 आ जाता, तो आप इस 2 2 को यहाँ कर देते, तो बताओ लाइन गलत बनती कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग 3 वैल्यू निकाल देते हैं, ताकि अगर तीनों एक ही लाइन पर आएंगे तो हमारा सॉल्यूशन सही जा रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन में गलती बार बार थोड़ी होती है, एक बार हो गई 2 बार हो जाएगी, क्योंकि आप इतना ज्यादा कैलकुलेशन का काम कर चुके हो। तो ये चीज हो गया। इसी तरह ये इसका लाइन बन गया। अब दूसरे वाले का बनाओ। x की वैल्यू x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 5, है ना? और x की वैल्यू और क्या ले सकते हैं? x की वैल्यू अगर आप ले लो 1, x की वैल्यू ले ले हम लोग, x की वैल्यू अगर ले ले 1 ले लेते हैं, ठीक है? x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो 3 उधर जाएगा -17/4। 17/4 कितना हो जाएगा? 4 होला 1/4, 4 होला 1/4, यानी कि 4.25 के अराउंड, ठीक है? 4.25। एंड थर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी? जब x की वैल्यू आप क्या ले लो? 2 ले लो, ठीक है? x की वैल्यू 2 ले लो तो क्या हो जाएगा? 3 to the 6 उधर जाएगा 14, और 14/4 कितना हो जाएगा? 3 होला 1/2, यानी कि 3.5। या आगे जो 3 वैल्यू, अब देखो x की वैल्यू 0 पर कितनी है? y की वैल्यू 5, तो ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है? x की वैल्यू 1 पर इसकी कितनी है? 4.25, तो ये यहाँ कहीं आएगा 1 2 3 4 एंड 4.25 यहाँ कहीं आएगा। एंड x की वैल्यू 2 पर कितनी है? 2 पर 3.5, तो देखो यहाँ कहीं आएगा। देखो तीनों लाइन पर आ रहे हैं ना, तो इनका जब लाइन बनाओगे तो ये ऐसा कुछ बनेगा। बन गया? अब बताओ ये दोनों लाइन का फिगर क्या नजर आ रहा है? पैरेलल नजर आ रहा है, इंटरसेक्ट नजर आ रहा है, कि कोइंसिडेंट है? इंटरसेक्ट, ठीक है ना? तो हम लोग ये लास्ट में लिखेंगे, फ्रॉम द ग्राफ ऑब्टेन्ड, फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग। हो गया ना? ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन कैसे करते हैं? बस ये दो सॉल्यूशन निकालो, ग्राफ प्लॉट करो और जो नजर आए लिख दो। लेकिन थोड़ा लैंग्वेज का ध्यान रखना, फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट दिस इज द सिचुएशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अंडरस्टूड? इस चीज का ध्यान रखना है। इसी तरह आप पैरेलल के लिए कर सकते हो, जैसे कि आपके बुक में एग्जांपल नंबर 1 किया है ना? ये इंटरसेक्टिंग का था, ठीक है ना? फिर एग्जांपल नंबर आपको 2 दिख रहा होगा, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है ना? उसके लिए फिगर देखो, कोइंसिडेंट का है, दिख रहा है ना? कोइंसिडेंट का। और जो एग्जांपल नंबर 3 है वो है पैरेलल का, ठीक है ना? तो ऐसे करते हैं ग्राफिकल मेथड से। कैसे करते हैं समझ में आया? कुछ पूछना चाहता है कोई? बहुत आसान है, लीनियर इक्वेशन को लिखो, उनके लिए टेबल बनाओ, 3 वैल्यूज निकालो, ग्राफ प्लॉट करो, जो नजर आए वो लिख दो, हो गया सॉल्व, ठीक है ना? नवीन और बच्चे जो ऑनलाइन है उन लोग को कुछ पूछना है इसमें? नो सर। नो सर। तो ये तो हुआ ग्राफिकल मेथड, बहुत सस्ता सा, सुंदर सा, टिकाऊ सा। अब आगे देखते हैं कि देखो अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व तो हो सकता है, लेकिन एक बात बताओ, अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व तो हो जाएगा हमारा, क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि बिना सॉल्व किए ही पता चल जाए? है? क्योंकि मान लो आपसे ये नहीं पूछा कि सॉल्व करो इसको, आपसे तो सिर्फ इतना पूछे कि बताओ ये इंटरसेक्ट हो रहा है, पैरेलल हो रहा है या फिर कोइंसिडेंट है, आपसे इतना पूछा सिर्फ। आपको इस बात में कुछ नहीं पूछा कि आप इसे सॉल्व करके दिखाओ, या ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके दिखाओ, या अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करके दिखाओ। आपसे ये दोनों बात नहीं पूछा, आपसे तो डायरेक्टली पूछ लिया बताओ ये पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है, और आपसे ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लिया, तो आपके दिमाग में तो यही है सर हम ग्राफिकल मेथड जानते हैं और उसको सॉल्व करके कैसे फिगर देखते हैं तो हमको पता चल जाता है। लेकिन क्या 1 नंबर में इतना काम करेंगे? नहीं करेंगे। अलजेब्रिक मेथड में अगर आपको याद हो तो 3 मेथड होते थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो भी लंबा प्रोसेस है, क्या वो 1 नंबर पे करने लायक है? नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में हमारे पास कोई ना कोई ऐसा ट्रिकी मेथड होना चाहिए
जिससे हम इक्वेशंस को देख के ही तुरंत जज कर दें कि ये पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है। ठीक है ना, तो उस ट्रिक को सीखने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट सी, बहुत सिंपल सी है, ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन एक जरूर आएगा, मतलब 90% चांस है कि इस तरह का एक क्वेश्चन दे सकता है। तो इसके लिए हाँ, आपके डेस्क वर्क में भी है ऐसे क्वेश्चन, लेकिन देखो क्यों है ये क्वेश्चन। कई बार हमें अगर अपना पेपर पता करना हो कि पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसका बहुत क्या बोलते हैं सिंपल तरीका ये है कि अगर आपको चैप्टर का एसेंस पता है, एसेंस यानी परफ्यूम, स्मेल्स, है ना, यानी कि वो चैप्टर का फ्लेवर क्या है, वो चैप्टर में वो चैप्टर किस बारे में है, तो जो एग्जामिनर है वो आपसे सॉल्यूशन थोड़ी पूछेगा, वो तो आपकी कैपेबिलिटी, मेंटल स्टेटस चेक करना चाहता है कि आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो चैप्टर में ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग को कवर करते हैं, है ना, चैप्टर की पूरी नींव को कवर करते हैं, पूरी बेस को कवर करते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं जहां से एग्जामिनर हमेशा कोशिश करता है कि बच्चे को, अगर मेरे को अगर किसी को ये अगर किसी को ये पता है कि मेथड सॉल्व करने का मेथड पता है, तो उसको ये बात पता होगी कि कितने मेथड होते हैं, समझ गए। तो वो डायरेक्टली ये क्वेश्चन ना पूछ के कि अलजेब्रिक मेथड में कौन कौन से मेथड होते हैं, वो डायरेक्टली पूछेगा हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू सॉल्व अ टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप बोलोगे एक ग्राफिकल मेथड या एक अलजेब्रिक मेथड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपसे, अगर आप चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग ले आओगे तो आप कॉन्सेप्ट से समझ जाओगे कि क्या क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा है। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप लीनियर इक्वेशन, तो देखो समझो कि मैं तीनों के लिए कंडीशन बता रहा हूं। आप लोग को टेबल नंबर 3.4 दिख रहा होगा अपनी अपनी बुक में, ठीक है ना। टेबल नंबर 3.4 पेज नंबर 46, ठीक है ना, पेज नंबर 46 पर आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं उस पार्ट पे रेस कर रहा हूं। देखो अगर हमारा दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हो, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रा का जो अलजेब्रा का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में, इस चैप्टर की जो भाषा है, उस भाषा में इस a1 b1 ये सबको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स, याद है ना, इसको कोफिशिएंट्स बोलते हैं क्योंकि ये x के साथ है, ये y। तो इसी कोफिशिएंट्स का जो, ये जो कोफिशिएंट्स है ना, इन्हीं की हेल्प से पता किया जाता है कि ये पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है। तो देखो पैरेलल का सिचुएशन ये होता है कि जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये पैरेलल के लिए होता है, ठीक है। इसी तरह इंटरसेक्टिंग के लिए भी होता है। इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होता है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब इतनी चीज हो गई तो काम हो जाएगा, c1 c2 की बात की जरूरत नहीं है एडिशनल। और थर्ड क्या होता है, सारे बराबर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो देखो ये होते हैं हमारे तीन सिचुएशन। अगर आपको दो इक्वेशन दे दिया, बताया, पूछे कि बताओ ये पैरेलल है कि नहीं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अभी जो इक्वेशन लिखा होता है x + 3y, जैसे ये इक्वेशन देखिए x + 3y - 16 = 0 and 2x - 3y - 12 = 0, ठीक है। अब देखो बहुत अच्छा है, आपसे पूछ ले कि बताओ ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो क्योंकि आपसे एक नंबर में पूछा है और आपको ये थोड़ी बोला कि इसको सॉल्व करके बताओ कि क्या होता है। अगर सॉल्व करने का मेथड होता तब तो हम लोग अलजेब्रिक या ग्राफिकल मेथड में जाते। ये एक नंबर में क्वेश्चन आएगा कि पूछेगा बताओ ये इन तीनों में से कौन सा है, तो क्या करोगे आप, डायरेक्टली इसमें a1 की वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन को देखो, इसमें a1 की वैल्यू क्या है 1, b1 की 3 एंड c1 की -16। और इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में a1 b1 a2 b2 क्या है, a2 की वैल्यू कितनी है 2, b2 की वैल्यू कितनी है -3 एंड c2 की वैल्यू -, हो गया। पहले a1 अपॉन a2 निकालो, देखो क्या आ रहा है,
a1 अपॉन a2 निकालो, क्या आ रहा है 1 अपॉन 2। आगे सॉल्व होगा नहीं होगा, ठीक है। अब b1 अपॉन b2 निकालो, क्या हो जाएगा 3 अपॉन -3, क्या आया -1। बताओ क्या ये 1/2। अब देखो c1 c2 नहीं निकालेंगे, अगर ये दोनों बराबर आ जाते तब तो हम लोग c1 c2 चेक करते कि c1 c2 बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन अब शुरू में ये दोनों बराबर नहीं आए, यानी कि दिस रिप्रेजेंट ये दिस इंप्लाइज दैट 1/2 is not equal to -1. This implies that a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. So pair of equations are intersecting. So pair of equation represents intersecting lines. समझ गए ना? तो पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट्स इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ गए बात? शॉर्ट आउट किसी को समझ गए कैसे करते हैं? तो इस तरह करते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है, बस आपको रेशियोज को चेक करना ही है। एमसीक्यू में भी आ सकता है, आपको इक्वेशन दे दिया, बोला कि बताओ ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कॉन्सिनेंट है, या कुछ भी नहीं है इनमें से, तो आप तुरंत ये रेशियोज निकालोगे और जज कर लोगे तुरंत, ठीक है ना? चलिए एक पेयर ऑफ इक्वेशन लिख रहा हूं, आप लोग जज करना इसी मेथड से तुरंत, ठीक है ना? अब एक चीज इसमें और शॉर्ट सी देखो एक चीज, एक स्टेप और बता दूं। जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो एक ऐसा पेयर xy का होता है, एक पेयर xy का, एक ऐसा xy की वैल्यू होती है जो दोनों इक्वेशन को एक ही टाइम पर सेटिस्फाई करती है, ठीक है? तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है उस केस को। तो देखो हमेशा जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती है तो एक पॉइंट ऐसा होता है, कहने का मतलब एक पॉइंट ऐसा होता है जो इस लाइन पर भी आ रहा होता है और उस लाइन पर भी आ रहा होता है कि नहीं? ये वाला पॉइंट ऐसा है जो इस लाइन पर भी आ रहा है और ये पॉइंट ऐसा है जो इस लाइन पर भी आ रहा है ना? तो उस पॉइंट का जो वैल्यू होता है x और y की वैल्यू, वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी और इसको भी करेगी, ठीक है? नहीं समझे बात? जैसे कि पिछला जो हम लोग का केस था, है ना, उसको सॉल्व करके हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई यूनिक सॉल्यूशन क्या है या क्या नहीं है, ठीक है ना? अभी हम लोग आगे देखेंगे उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब देखो एक पेयर ऑफ इक्वेशन दे रहा हूं, जब मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। जैसे कि एक इक्वेशन लिख दिया मैंने, y is equal to 2x minus 2 and y is equal to 4x minus 4। आपको बताना है कि ये पेयर ऑफ इक्वेशंस पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट। जिनका हो जाए बस रेडी रहिए, जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे। परीक्षित है या नहीं? प्रभाव, प्रभाव एंड प्रेरक, सुमित, मनन, यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक, और कौन है? ऋषभ, सर। ठीक, हो गया सॉल्व? चलिए बताइए वो साहब। इंटरसेक्ट सही है। आप लोग का आंसर क्या आ रहा है ऑनलाइन? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट सबका इंटरसेक्ट आ रहा है। सॉल्व करने आया सबको। a1 अपॉन a2 निकाला होगा सबने, फिर b1 अपॉन b2 निकाला होगा। पहले इसको चेंज जरूर करेंगे, ध्यान दीजिएगा।
ये इक्वेशन डायरेक्टली अभी ऐसे इस्तेमाल करने लायक नहीं है, पहले इसको ऐसा बनाएंगे। क्या करते हैं 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 है ना, और इसको क्या करेंगे 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब इनको सर वो -2x आएगा ना कहां पर, यहाँ पे देखो -2x प्लस वाई प्लस 2 2x माइनस इधर वाई लेके आओ। माइनस 2 होगा, ये y को उधर ले अच्छा ओके सर। सही। अब देखो इसमें ये रही a1 की वैल्यू, ये रही -1 है, इसमें b1 की वैल्यू क्या है -1, एंड ये रही c1 की वैल्यू -2। अब ये रही a2, ये रहा b2 और ये रहा c। ठीक है, तो ये हो गया। अब a1 की वैल्यू क्या हो गई 2, b1 की वैल्यू -1 एंड c1 की वैल्यू -2 एंड a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -1 एंड c2 की वैल्यू -2 में से 4 जाएगा 1/2 एंड -1 से -2 कैंसिल 1। देखो इक्वल नहीं आया तो शुरू में ही आप कह दोगे ये इट इज अ सिचुएशन ऑफ इंटरसेक्ट। ठीक है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है ऐसा। अब ध्यान देना, अब इसमें जो बड़े क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ग्राफिकल मेथड से बनते हैं और दूसरा जो बनता है वो हमारा अलजेब्रिक मेथड से बनता है। ठीक है, तो अलजेब्रिक मेथड में कुछ शॉर्ट में कुछ एलिमेंट्री बातें हैं जो आज मैं बताऊंगा। फिर कल की क्लास जो होगी उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक मेथड से लगाने के, और हम लोग ट्राई करेंगे। आप लोग को इस चैप्टर का रिवीजन करते हुए क्या ध्यान देना है, देखो अगर जो चीज आज मैं बताऊंगा आज और कल में मेथड सारे अगर क्लियर हो जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम बचेगा, इक्वेशन बनाना। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसका इक्वेशन बना के देखना है बस। अगर आप इक्वेशन बना ले रहे हो तो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना, तो कल की क्लास में तो हम अलजेब्रिक मेथड के जो तीनों मेथड है ना उनमें से हो सका तो अभी एक बता दूंगा, अभी जो 5-10 मिनट की क्लास है उसमें एक बता दूंगा। ठीक है ना, और फिर बाकी के 2 मेथड कल डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, बाकी ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है ना, एक काम आप लोग को जरूर करना है कि जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए थ्योरी वाले वर्ड प्रॉब्लम उसके इक्वेशन बनाने का ट्राई करिए फ्री टाइम में, बस यही है प्रैक्टिस और कुछ नहीं है। ठीक है ना, कोई ज्यादा ट्रिक नहीं है इसमें। अब देखो तो अलजेब्रिक मेथड देखो बता दिया, फिर हम लोग अगली क्लास में कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। देख ये कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा कम समय बिताया है हम लोग ने, कंस्ट्रक्शन में मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा जस्टिफिकेशंस के साथ। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, हमेशा जो बेस लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनको जरूर कवर करिए। नेक्स्ट तो देखिए किसी को कोई डाउट हो तो कल की क्लास में रेडी रहेगा लेके। अब देखिए तो पहला मेथड है, अब हम लोग अलजेब्रिक मेथड सीखने जा रहे हैं। देखो अलजेब्रिक मेथड को सिंपल भाषा में काटा-पीटी मेथड कह सकते हैं। अलजेब्रा का मतलब भी यही होता है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, यही 4 चीजें होती हैं। ठीक है ना, अलजेब्रा का मतलब भी यही होता है, यानी कि हमें 2 इक्वेशन दिया रहेगा उसमें सब्स्टिट्यूशन का काम। अब अलजेब्रिक मेथड में जो सबसे पहला मेथड है ना वो है सब्स्टिट्यूशन का। कितने मेथड होते हैं 3। फिर दूसरा मेथड आता है एलिमिनेशन और तीसरा मेथड आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखने जा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है हिंदी में जगह लेने वाला। ऐसा लग रहा है बहुत बात। तो देखो जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, आप में से किसी स्टूडेंट को मैंने बोला कि बेटा ये काम करना है, आप बोले अरे वो सर ने काम दिया है, समय आ गया है इनकी बुक्स में आने का, तो आप तुरंत उड़ उड़ के उस काम को कर रहे हो। इनकेस आप उस दिन एब्सेंट हो गए तो हमको तो अपना काम रोकना नहीं है, हम किसी और को
वो किसी और से वो काम कराएगी, तो वो आदमी अगर आपके जैसा काम कर रहा है या मेरा काम पूरा मैं सेटिस्फाइड हूँ उससे, तो वो मेरे लिए सब्स्टिट्यूट कहलाएगा आपका, कि अगर जिस दिन आप एब्सेंट रहोगे मैं उसको इस्तेमाल कर लूंगा। समझ गए ना? तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, यानी कि कोई एक ऐसी चीज जिसमें उतनी ही ताकत हो जो दूसरे को हटा सके वहां से और उसके जितना पूरा का पूरा उसके जैसा काम कर सके। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ करते हैं। तो देखो जैसे पहले की, जैसे यहाँ पर कोई इक्वेशन दी होती है, जैसे ये देखो 7x - 15y = 2 एंड दूसरा इक्वेशन है x + 2y = 3। ठीक है ना? अब आपको इन दोनों को देखो, ये कर क्यों रहे हैं अलजेब्रिक मेथड, सॉल्यूशन निकालने के लिए, किस लिए? सॉल्व करने के लिए, है ना? हम लोग लास्ट में क्या करेंगे? इसके लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? हम लोग क्या करते हैं अलजेब्रिक मेथड, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों लगाते हैं? फॉर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे? सॉल्यूशन किस सॉल्यूशन की बात की जा रही है यहाँ पर? सॉल्वेंट इनटू वाला नहीं है, केमिस्ट्री वाला। सॉल्यूशन यहाँ पर ये है कि ऐसे एक्स वाई की वैल्यू जो इन्हें सेटिस्फाई कर जाए, जो दोनों के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए एक ही टाइम पर। ठीक है ना? इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो अभी हम लोग करके देखेंगे, समझा रहा हूं। ठीक है ना? ध्यान देना कैसे करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में से किसी एक को पकड़ लेते हैं। पहले वाले को इक्वेशन नंबर 1 मान लो, दूसरे वाले को इक्वेशन नंबर 2। ठीक है? इसमें से हम लोग फ्रॉम सेकंड इक्वेशन या अपनी चॉइस का फर्स्ट भी ले सकते हैं। फ्रॉम 2 x को हम लोग क्या 3 - 2y ले सकते हैं। हमारा नया इक्वेशन आ गया थर्ड। इस थर्ड वाली इक्वेशन को उठा के पहले वाले में रख दो, इसी में मत रखना वरना तो पूरा खत्म हो जाएगा ये। इसको उठा के इसमें रख दो, इसमें पुट वैल्यू ऑफ x। किसकी? ये क्या किया आपने? x की वैल्यू निकाली। अब देखो यही है वो सब्स्टिट्यूटर। क्या? x की जो ताकत है वो 3 - 2y के बराबर है, यानी कि अगर जिस दिन x नहीं आएगा मैं 3 - 2y को बुला लूंगा अपने साथ, तो इस 3 - 2y को x की जगह पर रखा जा सकता है। तो 7 × 3 - 2y - 15y = 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 21 - 14y - 15y = 2। अब देखो 21 उधर जाएगा, 19 एंड 17 एंड 14 एंड 15, 14 एंड 15 आपके कंबाइन हो जाएगा 29। तो ये आ जाएगा आपका टोटल -19 अपॉन -29, यानी कि अल्टीमेटली सॉल्व होके y की वैल्यू आ जाएगी +19 अपॉन 29। ये y की वैल्यू आ गई ना, ये y की वैल्यू आ गई ना, यानी कि y की वैल्यू ये होगी। तो x की क्या होगी? इस y की वैल्यू को उठा के इनमें से किसी में भी रख सकते हो आप। ठीक है? तो रखना किसमें आसान होगा? इस वाले को चाहो तो थर्ड में रख दो, इन तीनों में से किसी में भी रख सकते हो, इन तीनों में से किसी में भी रख सकते हो। ठीक है ना? अब इस x की वैल्यू को, इस y की वैल्यू को यहां पर रख देंगे, इसमें रख दे रहा हूं मैं थर्ड में, डायरेक्ट x निकल आएगा। तो फ्रॉम थर्ड इसमें क्या हो जाएगा? x यहां पे कर रहा हूं, x = 3 - 2 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू कितनी है? 19/29। अब इसको सॉल्व कर देंगे 29, और ये सॉल्व होने के बाद आपका 49/29 आएगा। ठीक है ना? ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं मैं, 14/29 आएगा। तो कैसे आया समझ में? दो लीनियर इक्वेशन दिए होते हैं, उनमें से किसी एक को सब्स्टिट्यूटर का काम कराते हैं, किसी एक को हम लोग ऐसे कन्वर्ट करते हैं कि वो दूसरे की जगह ले सके। तो हमने सेकंड वाली इक्वेशन को पकड़ के x की वैल्यू निकाली, मतलब x को सब्स्टिट्यूट कराने की कोशिश की। किसको सब्स्टिट्यूट करा रहा हूं? x को, क्योंकि यहां पर देखो x को हटा दिया तो x की जगह पर कौन आ गया? ये y का था। फिर उसको सॉल्व किया, y की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू उठा के इन तीनों में से किसी में भी रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना? तो ये था हमारा, इसी ये जो पेयर आया ना x और y के, इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है ना? आया समझ में? ये बेसिक होता है सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है ना? तो आज सब लोग अपना अपना होमवर्क लिख लीजिए क्या क्या करना है। ठीक है?